गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं ओम स्टडी सेंटर। आइए, स्वागत है आपका ओम स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के प्रथम अध्याय के तीसरे एक्सरसाइज को। मैथमेटिक्स के प्रथम अध्याय के तीसरे एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। पहला और दूसरा एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम तीसरे अध्याय को 1.3 को सॉल्व करते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के मैथ से। तो सवाल है, आप लोग के पास अगर टेक्स्ट बुक होगा एनसीईआरटी का तो देख सकते हैं, नहीं तो आपके बोर्ड पर भी ऊपर आ रहा है, आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें साबित करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या आप √5 और के बारे में 9th में भी पढ़ चुके होंगे? √5 या 5 का वर्गमूल या 3 का वर्गमूल या 7 का वर्गमूल, ये सारा एक ही टाइप से सॉल्व किया जाता है। एक ही तरह से हम साबित करते हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी को हमको दिखाना है कि ये एक अपरिमेय संख्या। तो आइए, सबसे पहले हमारे प्रश्न में दिया गया है, पहले प्रश्न में, कि साबित करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले अगर हमको कहा जा रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो हम इसको एक तरीका से ऐसे भी साबित कर देंगे कि मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब हम उनको सॉल्व करेंगे देखेंगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर भी वो अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। तो ऐसे ही विरोधाभास हम मान लेते हैं। तो हम ऐसे मानते हैं, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आइए लिखते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेते हैं। यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन अगर आप नहीं पढ़े हैं तो पीछे हम एक वीडियो वास्तविक संख्या करके दिए हुए हैं, उस वीडियो को देख लें आप, उसमें आसानी से परिमेय संख्या को समझ जाएंगे। तो मान लीजिए हम √5 अगर परिमेय संख्या कर रहे हैं तो हम पढ़ा चुके हैं कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q जो है वो 0 नहीं हो सकता है, जहाँ q 0 नहीं हो सकता है। और p और q में, p यहां लिख दें, वो p और q का मौसा एक हो। p और q का मौसा एक हो, या ऐसे भी लिख सकते हैं p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं हो। जब हम इस प्रकार से इसे कर लेते हैं तब हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं है कुछ तो 1 हम दे ही सकते हैं हर में। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी अगर गुना करते हैं तो हमें आ जाता है p = √5q। आप देख सकते हैं कि p = आ गया √5q। अब हम दोनों तरफ क्या करते हैं, इसके स्क्वायर कर लेते हैं, यानी वर्ग कर लेते हैं। तो लिख देंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ इसका वर्ग करते हैं तो आप देख सकते हैं p का वर्ग करेंगे तो p², और इधर अगर √5q का वर्ग करेंगे तो √5q का वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो अब जब हम वर्ग किए तो p², और इधर आपको आ गया √5 का जब वर्ग कीजिएगा तो आपको 5 हो जाएगा। √5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो एक स्क्वायर रूट बाहर हट जाएगा, और यहाँ q का वर्ग कीजिएगा तो q² हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि p² = 5q² आ जा रहा है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जब हम इस समीकरण 1 हमको मालूम चल गया तो यहाँ हम अब कर सकते हैं कि ये p² जो है ये 5 से
डिविजेबल होगा, क्योंकि 5 के गुणज के बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य होगा। चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, ये पी स्क्वायर जो है वो 5 से विभाज्य है। तो अगर हम पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो आप कह सकते हैं कि जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए P भी 5 से विभाज्य होगा। अब हम P भी देख लिए 5 से विभाज्य है। अब हम यहाँ करते क्या है, इसको हम R मान लेते हैं, यानी रूट 5 जो आया है, यानी ये क्यू स्क्वायर जो आया है, इसको हम जब R मान लेते हैं तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं P बराबर, ये Q को हम R जब मान लेते हैं तो ये हो जाएगा P बराबर 5R। हम यहाँ से इसको मान लिए और यहाँ लिख दीजिए, अतः P बराबर 5R। अब जब P बराबर 5R आ गया तो इसका वर्ग जब करेंगे तो लिख दीजिएगा यहाँ वर्ग करने पर इसका जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बराबर 5 25 R स्क्वायर। आप जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो पी स्क्वायर बराबर 25 R स्क्वायर आ जाएगा आपको। जब ये आ जाता है तो आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर का मान रखने पर। तो आप यहाँ देखिए पी स्क्वायर समीकरण 1 में आप निकाल चुके हैं। जब यहाँ आप मान रखते हैं तो हम इस साइड में लिख देते हैं, तो लिखेंगे पी स्क्वायर का मान रखने पर। आपको समीकरण 1 में दिया गया है पी स्क्वायर का मान, वो मान आप यहाँ रख सकते हैं। जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25 R स्क्वायर, ऐसा आप रख सकते हैं। अगर आप यहाँ से Q स्क्वायर निकालेंगे तो ये Q स्क्वायर हो जाएगा 25 R स्क्वायर बट्टा ये 5 इस साइड गुना में है तो इस साइड आएगा तो भाग में। आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, यानी Q स्क्वायर बराबर आपको आ जाएगा 5R स्क्वायर। यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि Q स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है, चूंकि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य, इसलिए Q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर आपको Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अगर आप ऐसा कह सकते हैं Q भी 5 से विभाज्य होगा, तब आप एक चीज गौर कीजिए, P भी 5 से विभाज्य है और Q भी 5 से विभाज्य है। अगर दोनों संख्या P और Q किसी संख्या से विभाज्य है, इसका मतलब दोनों का मौसा कभी भी एक नहीं हो सकता है। अगर P और Q दोनों में कुछ ऐसा उभयनिष्ठ संख्या का गुणज है जो दोनों में है, तो इसका मतलब है दोनों का जो है मौसा कभी एक नहीं होगा, यानी दोनों का HCF एक नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब है ये दोनों में कुछ न कुछ उभयनिष्ठ गुणनफल मौजूद है। तो हम यहाँ इसमें लिखेंगे, चूंकि P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, P एवं Q दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF हो जाएगा, P और Q का, अगर 5 से विभाजित है तो HCF P और Q का एक कभी नहीं होगा, एक, यानी नॉट इक्वल टू एक। अतः जो हम माने हैं ये कि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता गलत है,
√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए फिर से हम एक बार इसको समझ लेते हैं। हम किए क्या, √5 को हम अपरिमेय सिद्ध करना था, तो सबसे पहले हम इसमें कर लिए कि यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की डिफिनेशन हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि वो p/q के बराबर होता है, यानी p/q के रूप का होता है और q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप p/q के रूप का लिख सकते हैं और q बराबर नॉट इक्वल टू 0, और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं होता है। यदि किसी दो संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उसका मौसा 1 होता है। तो यहाँ लिख दिया हुआ p और q का मौसा 1 हो, तो यहाँ p बराबर हम, या अगर नहीं है कुछ तो बटे में 1 दिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कोना कोनी गुना करते हैं, आप समीकरण में सीख चुके होंगे। तो यहाँ 1 गुना p करेंगे तो p, और √5 गुना q करेंगे तो √5q हो जाएगा, √5 q हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ वर्क कर लेते हैं, तो दोनों तरफ जब वर्क करते हैं तो p का वर्ग p² और √5q का वर्ग हो जाएगा √5q का वर्ग। आप p का वर्ग किए तो p² और यहाँ से आप 5 हो गया और q का वर्ग हो गया, q का स्क्वायर। अब यहाँ हम देखते हैं कि p² बराबर 5q² है, तो इससे स्पष्ट होता है कि ये p² जो होगा वो निश्चित रूप से इस 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि ये p² बराबर अगर 5 का गुणज है तो इसका मतलब है 5 से वो डिवाइड होगा। तो हम यही लिखे हैं, चूंकि p² 5 से विभाज्य है इसलिए p भी 5 से विभाज्य होगा। जब किसी चीज का स्क्वायर 5 से किसी संख्या से विभाज्य है तो वह संख्या भी उस संख्या से विभाज्य होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अतः p बराबर 5r। फिर हम क्या किए, इस p बराबर जो है 5r हम मान लिए। जब p बराबर 5r मान लेते हैं हम, तब देखिए क्या होता है, वर्क करने पर जब हम इस दोनों को तरफ वर्क करते हैं तो p का वर्क करेंगे p² और 5r का वर्क करेंगे तो 25r² हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि p² बराबर 25r² हो गया। तो ये p² जो है, एक बार हम समीकरण 1 में p² बराबर निकाल चुके हैं 5q²। तो यहाँ हम p² का मान रखने पर लिख दिए और p के स्क्वायर की जगह 5q² जब हम लिखे तो आप यहाँ देख सकते हैं 25r² बराबर, ये 5 इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो ये 5r² हो जाएगा। तो q² बराबर 5r² और q² बराबर जब 5r² हो गया तो आप यहाँ भी सेम इस तरह का कंक्लूजन निकल के आता है कि q² बराबर 5r² है। तो इसका मतलब है चूंकि q² जो है 5 से विभाज्य है इसलिए q भी 5 से विभाज्य होगा। आप यहाँ देखे किए थे कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब आगे हम इसको सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि p और q में एक ऐसा गुणनखंड 5 है जो दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में गुना है। तो यहाँ देखिए p और q दोनों 5 से विभाजित है, अतः HCF हो जाएगा p और q का 1 नहीं होगा, सॉरी, अगर 5 से विभाज्य है तो 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दोनों में 5 गुणज है, दोनों का गुणनखंड 5 है। तो यहाँ HCF p और q का 1 नहीं हो सकता है, जो हम माने थे कि 1 है। तब हम लिखे, अतः हमारी मान्यता गलत है। हम जो माने थे ये मान्यता हमारी गलत थी। हम जो √5 को एक परिमेय संख्या माने थे वो परिमेय संख्या नहीं होके वो एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसका प्रूफ था, यही हमको साबित करना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप पहले प्रश्न को अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक इसी प्रकार से हम √5 को किए, √3 को भी कर सकते हैं, √7 को भी कर सकते हैं। इसी तरीका से यहाँ √3 लेते और इसी तरीका से कैलकुलेशन करते तो √3 भी आ जाता, √7 भी आ जाता। सारा हम इसी तरीका से हम प्रूफ कर सकते थे। आइए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी 3 + √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या। अब इनको सिद्ध करते हैं, तो आइए हम अगले प्रश्न में उनको सिद्ध करते हैं। अगर आप लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं तीसरे नंबर सवाल को। तीसरा नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी 3 सवाल दिया हुआ है, 3 अलग अलग प्रश्न हैं, उन्हीं को साबित करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इसमें सारा वही है कि साबित करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। आइए इसमें पहले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। पहला है 1/√2। अक्सर इनको लोग गलत पढ़ते हैं, शिक्षक भी कई सारे गलत उच्चारण करते हैं। ये जो लिखा हुआ रहता है 2 का वर्गमूल, अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो इनको सही पढ़ते हैं कि 2 का वर्गमूल। अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो कई लोग इनको √2 पढ़ते हैं, जो सरासर गलत है। रूट का मतलब मूल हुआ, 2 का मतलब 2, यानी मूल 2 कभी नहीं हुआ। ये वर्गमूल 2 है, तो इसको पढ़ना पड़ेगा √2। तो हम अब अगले प्रश्न पर आते हैं। अगर आपको भी पढ़ने में इससे पहले दिक्कतें हो रही थी तो आप भी अब सही उच्चारण करेंगे इनका, हमें आशा है आप लोगों के से। तो आइए हम बात करते हैं कि इस प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या है, साबित करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन्हें साबित करना है, तो सबसे पहले हम बताए थे कि इसका विरोधाभास अगर संभव हो, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ऐसा हम मान लेते हैं। तो मान लीजिए यदि ये 3 का प्रथम सवाल है, यदि संभव हो तो माना कि, यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिए यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आपको हम बता चुके हैं, तभी से कई बार ये चीज यूज हुआ है कि 1/√2 अगर परिमेय संख्या है तो ये p/q के निश्चित रूप से p/q के बराबर होगा, यानी p/q के रूप का होगा। और यहाँ q जो है कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और p और q का अगर HCF की अगर बात करें, p और q की HCF की बात करें तो वो हमेशा 1 होगा। ऐसा तो आप जानते ही है, सारा चीज हम पहले समझा चुके हैं। तो आइए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ वही उसी तरह। तो ये हो जाएगा p × (√2) = अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो (√2) हो जाएगा q/p। ऐसा आपको निकल जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि p/q अगर परिमेय संख्या है तो q/p भी परिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में तो कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ है ही नहीं, नहीं p में नहीं q में, ये दोनों में। तो p/q लिखे वो भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और q/p लिखे वो भी एक परिमेय संख्या होगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है। इसके लिए हम जानते हैं, लेकिन जो हम जानते हैं कि (√2) एक अपरिमेय संख्या है। ये तो हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। तो आप यही पीछे जो बनाए थे कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, अर्थात (√2) नॉट इक्वल टू q/p, ये नहीं हो सकता है। अतः लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है। ये इसलिए 1/√2, या अर्थात लिख सकते हैं आप यहाँ, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
इस भाषा पर आपको तब पकड़ होगा जब आप इसको 1 से 2 बार घर पे अपने कॉपी पर कलम लेके रिवाइज करेंगे, ये 1-2 बार लिखेंगे तो सारा भाषा आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए फिर से हम एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि साबित करें या सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको हम जैसा कि बता चुके हैं, अगर कोई अपरिमेय संख्या का रहा है प्रूफ करने, तो हम सबसे पहले मान लेंगे यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, वही किए। और अब अगर कोई परिमेय संख्या तो वो डेफिनेट रूप से p/q के रूप का होगा और q जो है 0 नहीं होगा और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो उसका HCF यानी मौसा हमेशा 1 होगा। वही लिखे हैं HCF p और q का 1 होगा। अब हम जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, जिसको कोना कोनी गुना कहते हैं अपना लोग, तो यहाँ जब करते हैं तो हो जाएगा p × (2) = q। तो यहाँ (2) यानी 2 का वर्गमूल बराबर हो जाएगा, ये p इधर गुना में है तो इस साइड भेजेंगे तो भाग में। अगर आप कहते हैं कि p/q एक परिमेय संख्या है तो वही q/p भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोनों में तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगा। तो वही लिखे चूंकि q/p एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि पीछे कई हम सॉल्व कर चुके हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अर्थात √2 जो है नॉट इक्वल टू q/p होगा, यानी √2 कभी भी q/p के बराबर, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। उसके बाद हम कहें कि हमारी मान्यता जो है वो गलत है, अर्थात 1/√2 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको भी सॉल्व कर लिए। इसी में अब अगला सवाल है, उनको सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर आप इसको लिख लिए हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। आप आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब इसके अगले सवाल पर हम चलते हैं। आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला हम कर चुके हैं, दूसरा है 7 × (5). इसको प्रूफ करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखने का वही भाषा होगा कि यदि संभव हो तो माना कि 7 × (5) जो है एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। तो आइए हम लिखते हैं। ये 3 का सेकेंड नंबर सवाल है। यदि संभव हो तो माना कि 7 × (5) एक परिमेय संख्या है। हम लिख लिए। अगर आप परिमेय संख्या लिख लिए हैं तो आप परिमेय संख्या का डिफिनेशन तभी से कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो डिफिनेशन के आधार पर हम इसको कह सकते हैं 7 × (5) जो है वो p/q के बराबर होगा और q जो है 0 नहीं हो सकता है और HCF हो जाएगा p और q का वो 1 हो जाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि हम परिमेय संख्या की डिफिनेशन जानते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और q = नॉट 0 और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, अर्थात p और q का मौसा जो है हमेशा 1 हो। तो हम इस आधार पर इनको लिख लिए। ऐसा जैसे हम पहले करते थे उसी तरह हम इनको भी कर लेंगे। तो इनको हम जब नहीं है कुछ तो बट्टे में 1 करके कर सकते हैं, या नहीं तो ऐसे रहने दीजिए। ये 7 जो है इस साइड (5) के साथ गुना में है, तो इस साइड जब भेजेंगे तो ये भाग में जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं (5) = p/7q। p/7q। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये पहले परिमेय संख्या था और परिमेय संख्या में अगर किसी परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो फिर भी वो एक परिमेय संख्या होगा। इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं जैसे हम पिछले सवाल में किए थे। चूँकि p/7q एक परिमेय संख्या है।
हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो आप देख सकते हैं एक परिमेय है, एक अपरिमेय है। तो कभी भी परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 5 नॉट इक्वल टू p/7q, ये दोनों बराबर नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, अर्थात 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप देख लिए होंगे कैसे किए, सेम पीछे की प्रोसेस था, एक बार फिर से समझ लीजिए। तो हमें कहा जा रहा था कि 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित करना है। तो माना यदि संभव हो तो माना कि 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है, हम उसको परिमेय मान लिए। अगर परिमेय होगा तो वो p/q के रूप में होगा। q जो है कभी भी 0 नहीं होगा, और p और q में का HCF जब भी निकालेंगे तो 1 होगा, क्योंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो हम यहाँ से हम स्क्वायर रूट ऑफ 5 बराबर ये 7 इस साइड गुना में है, इस साइड भेजो तो भाग में, और किसी परिमेय संख्या से भाग दे दें तो वो भी एक परिमेय संख्या होता है। तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या है। वही लिखे p/7q एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में तो हमें पता ही है, ये एक अपरिमेय संख्या पहले सवाल में ही सॉल्व किए थे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब जब हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, वही लिखे अर्थात स्क्वायर रूट ऑफ 5 इक्वल टू नॉट इक्वल टू p/7q, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 5 यह अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। जब बराबर नहीं हुआ इसका मतलब हम जो माने थे ये परिमेय और बराबर अपरिमेय कर रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है, हमारी मान्यता गलत थी कहीं ना कहीं। तो अतः हमारी मान्यता गलत है, अर्थात 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही साबित हुआ। अगर लिख लिए तो ठीक, अगर नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम सॉल्व करते हैं तीसरा नंबर के तीसरे सवाल को। सवाल है 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जैसे पिछले सवाल में हम बताए हैं कि जो दिया रहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करने, सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं, यदि संभव हो तो 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार जिस तरह से पिछले सवाल में हम लोगों ने किए, यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है। यदि हम परिमेय संख्या माने तो परिमेय संख्या का डिफिनेशन हमें मालूम है कि कोई भी संख्या तब परिमेय संख्या होता है जब उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो उस आधार पर हम इसके परिभाषा के आधार पर हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो होगा वो p/q के इक्वल होगा, और q जो है कभी भी 0 नहीं होगा, यानी q इक्वल टू नॉट 0। और p और q का HCF जो होगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि इसमें तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। तो जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसे समीकरण हम जानते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा p/q -6। तो आप जानते हैं किसी भी
परिमेय, आप जानते हैं ये p बाई क्यू जो है एक परिमेय संख्या है, और जब हम किसी परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाते हैं तो रिजल्ट भी एक परिमेय संख्या आता है। तो यहाँ p बाई क्यू में से अगर 6 को हम घटाएं, एक परिमेय संख्या है 6, अगर जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक परिमेय संख्या आएगा। तो इस तरफ का हमको परिमेय आ रहा है, और इस तरह का स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बारे में आप जान चुके हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, तो इस चीज़ों को हम पहले लिख देते हैं। चूंकि p बाय क्यू माइनस 6 एक परिमेय संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बारे में हम पहले से अवगत हैं, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हैं कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इक्वल नहीं हो सकता है। तो इस बातों को हम नोटेशन में लिख देते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 नॉट इक्वल टू p बाई क्यू माइनस 6, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है p बाई क्यू माइनस 6 के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम जो माने हैं अर्थात हमारी मान्यता क्या हुआ, गलत हुआ। तो लिखेंगे अर्थात हमारी मान्यता गलत है। हम जो माने हैं कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये मानना हमारा गलत है। अतः 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इस सवाल को, ये लास्ट सवाल था, एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। जिस तरह टोटल सवाल हम एक ही पैटर्न से किए हैं, अगर आप एक को सही से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी सवाल में दिक्कत होगी। तो आइए हम फिर से इस सवाल को एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास सवाल था कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को साबित करें कि यानी सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखे यदि संभव हो तो माना कि 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लिए उसका विपरीत। और हम जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या का कुछ रूल है, यानी वो p बाई क्यू के रूप का होता है, q 0 नहीं होता है, और दोनों में कोई, यानी p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। नहीं होने के कारण जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है तो उसका HCF हमेशा 1 होगा। तो ऐसे करके हम लिखे जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है p बाई क्यू माइनस 6 हो जाएगा, जब समीकरण के तौर पर हम इसको सॉल्व किए। जब यहाँ देखें एक परिमेय संख्या में से जब परिमेय संख्या को घटाते हैं तो हम जानते हैं रिजल्ट भी एक परिमेय संख्या आता है। तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या, और इस तरफ का स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बारे में पीछे आप पढ़ चुके हैं, आप जान चुके हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकता है। अगर जब बराबर नहीं हो सकता है तो हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, और √2 बराबर कभी नहीं हो सकता है ये p बाई क्यू माइनस 6। तो अर्थात हमारी मान्यता जो थी, हम जो माने थे वो गलत साबित हुआ, और जब गलत हुआ तो हम जो माने थे वो परिमेय संख्या माने थे, इसका मतलब वो परिमेय नहीं हुआ। जब परिमेय नहीं हुआ तो निश्चित रूप से वो कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो वही लिखे आता 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप इस सवाल को लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 1.3 को पूरा सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको पूरी मैथ अच्छी से समझनी है, पढ़नी है, तो इस चैनल ओम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सारे वीडियो देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।